हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है श्रीलंका का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। इस टॉपिक ने पूरी की पूरी दुनिया को अफेक्ट किया हुआ है। इसका ये मतलब है कि इस श्रीलंका नहीं डूब रहा है, ठीक है ना। श्रीलंका के साथ साथ जितने लोग कनेक्ट थे किसी भी फॉर्म में, क्लियर है, उन सभी को कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, क्लियर है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जो श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है ना, उसके कारण क्या हैं, क्या उसका उपचार हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। देखिए, ये सबसे पहली आपकी जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये पीएम हाउस है। महिंदा राजपक्षे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया लास्ट वीक, उनका ये घर है और उनके घर में ये देखिए जनता, ठीक है। ये वो आम लोग हैं जो फिलहाल बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके घर खाने के लिए कुछ नहीं है। वो अल्टीमेटली क्या करेंगे? अल्टीमेटली जिस आदमी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है ना, उसी से ही जवाब मांगने सब ये लोग आए हैं। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे ने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन राजपक्षे का जो फैमिली है, ठीक है ना, इसने किस तरीके से श्रीलंका को डुबो दिया, ठीक है ना, वो आज हमारा टॉपिक है। महिंदा राजपक्षे जो है, ठीक है, देखिए ये है महिंदा राजपक्षे। ये 2005 से, क्लियर है, 2015 तक ये श्रीलंका का प्रेसिडेंट रहा है। वहाँ पे ये जो मेन ताकत होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। हमारे भारत देश में जो मेन ताकत है वो प्रधानमंत्री के हाथ में, मोदी जी के हाथ में है। ये 2005 से 15 तक 3 बार वहाँ का प्रेसिडेंट रहा। जब उसकी टर्म श्रीलंका में 3 से ज़्यादा बार या जो भी इनकी टर्म्स होती हैं, मतलब उससे ज़्यादा वो आपका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो उसने क्या किया 2009 में, ठीक है ना, सॉरी 2019 में अपने भाई, ये है गोटाबाया राजपक्षे, सगा भाई है, ठीक है ना, इसको गद्दी पे बैठा दिया और 2022 तक ये गद्दी पे बैठा रहा। और इन दोनों भाइयों ने, ठीक है ना, इनकी पॉलिसी ने, इनके मिसमैनेजमेंट ने, क्लियर है, इनके मतलब आप ये कह सकते हो इन्होंने किसी भी आदमी को, ठीक है ना, ताकत नहीं दी। मैक्सिमम मंत्री जो इनकी कैबिनेट में थे वो इनके घर परिवार से हैं। और श्रीलंका का जितना पैसा यूज होना होता है, क्लियर है, मान लिया 100 रुपये श्रीलंका के पास हैं तो 70 रुपया ये दोनों भाई और इनके जो भाई हैं वो सारे मिलके खर्च करते हैं, ठीक है। तो एक परिवार में सत्ता जहाँ जहाँ हुई है वहाँ पे ऐसी स्थिति आनी लाजमी है, क्लियर है। इनका नाम है महिंदा राजपक्षे। ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, इस टेन्योर में, क्लियर है। इन्हें रिजाइन देना पड़ा, ये अभी श्रीलंका में ही है। और ये जो महाराज हैं गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने 2022 अभी जुलाई महीने में, ठीक है, ये बिना बताए रातों रात मालदीव्स भागे। मालदीव्स के बाद ये सिंगापुर गए, सिंगापुर से अपना रेजिग्नेशन भेजा वाया ईमेल और तब इन्होंने रिजाइन दिया, क्लियर। अब इनकी जो करतूत है वो तो हम देखेंगे क्या करें। अब इन्होंने थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, जब ये यहाँ से रिटायर हुए, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। जब इनके घर पे तोड़फोड़ होने की नौबत आ गई, इन्होंने इनको रनिल विक्रमसिंघे को क्या बनाया, पहले प्रधानमंत्री बनाया। जब ये साहब कहाँ भाग गए, सिंगापुर, क्लियर है, तो इंटरिम प्रेसिडेंट भी इन्हें ही बनाया गया। श्रीलंका में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर दोनों ना हो तो स्पीकर को भी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्लियर है, ये वहाँ का रूल है। चलो, अब हमारे जो ये हैं, ये जो हीरो हैं, ठीक है ना, ये दोनों भाई भाग गए। जब तक मजे लेने थे लिए, है ना। अब जब स्थिति खराब हो चुकी है तब आपके हाथ में, रनिल विक्रमसिंघे के हाथ में कमान दे दी गई है। अब ये बेचारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारी पूरी जनता को संभाल रहे हैं, ठीक है। जनता जो मैक्सिमम बेरोजगार हो चुकी है, खाने का वहाँ पर अनाज नहीं है, ठीक है, और जो वहाँ का फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है ना, उनके दाम आप डेली न्यूज़ में देख भी रहे होंगे 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है 50% से ज़्यादा, क्लियर। ये सारी की सारी पॉलिसी इन्हीं की थी। अब जो श्रीलंका था, ऐसा हुआ क्यों वहाँ पर, ठीक है, वो इनकी पॉलिसी थी। कुछ टूरिज्म को लेके ऐसी पॉलिसी बना दी, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर को लेके बना दी, कुछ जो वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई। कुछ इन्होंने टैक्स, इनके पास आता था
मैं एक देश का प्रधानमंत्री हूं या राष्ट्रपति हूं, मैं चाहूंगा कि जो लोग टैक्स पे कर सकते हैं वो प्रॉपर टैक्स दें। मैं किसी को खुश करने के लिए टैक्स में कटौती नहीं कर दूंगा। क्लियर है? आज मैं भारत में हूं, यहाँ पे 5 लाख से ऊपर वाले टैक्स देते हैं। क्लियर है? अगर मैं ये कह दूं कि 8 लाख से ऊपर वाले टैक्स देंगे, ठीक, तो मैंने कितने लोगों को छोड़ दिया? मैंने बहुत सारे लाखों लोगों को छोड़ दिया जिनको टैक्स पे करना था। उस टैक्स से ही तो मैं अपना देश चलाता। ठीक है? इन्होंने अलग अलग पॉलिसियां बनाई, डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या किया। फिलहाल इन दोनों भाइयों का झुकाव हमेशा चाइना की तरफ रहा है। इन्होंने हमेशा चाइना को खुश करने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। चाइना ने इन्हें पैसा दिया, वो पैसा भी इन्होंने मिसमैनेज किया। चाइना ने ये जो आपका पूरा का पूरा श्रीलंका है, यहाँ पे हम्बनतोता पोर्ट बनाया, काफ़ी बड़ा पोर्ट है। ये हमारा नीचे इंडियन ओशन है। ठीक है? कोई भी आदमी यूरोप से आएगा, ठीक है ना, यहाँ से होता हुआ जाएगा, तब जाके वो जापान वापान है ना, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना के अदर कंट्रीज में जाता है। तो बहुत अच्छी लोकेशन पे चाइना है। यहाँ का जो पोर्ट है, ठीक है ना, वो अच्छी खासी कमाई कर सकता था, लेकिन इनके मिसमैनेजमेंट ने चाइना को भी इनसे नाराज करा दिया है। क्लियर है? चाइना भी यहाँ पर पैसा लगा के देख चुका है, उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जनता क्योंकि इन दोनों भाइयों पर भड़की हुई है, तो चाइना ऐसी स्थिति में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है ना, और किसी तरीके के सपोर्ट में वो अभी आगे नहीं आ रहा है फिलहाल के टाइम में। ठीक है? चलो जी, अब हम आगे देखते हैं हुआ क्या है। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, इनकी जो कमाई थी, ठीक है ना, देखिए कभी भी देश की जो कमाई होती है उसमें फॉरेक्स रिजर्व का बहुत बड़ा हाथ होता है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? ये देखिए, फॉर का मतलब फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। अब ये जो फॉरेन करेंसी है, ये एक हमारा, ये मान लीजिए, ये जो फॉरेन करेंसी है इसके अंदर डॉलर भी होता है, ठीक है, इनके अंदर आपका दिनार भी होता है, ठीक है ना, इनके अंदर रुपया भी होता है, इनके यहाँ येन भी होता है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब भी श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका एक बहुत छोटा देश है, टोटल 22 मिलियन लोग यहाँ पर हैं, इतने जितने दिल्ली में हैं, दिल्ली बराबर आबादी है इसकी। क्लियर है? ये छोटा देश है तो अपनी सारी चीज़ें जैसे कि फूड से रिलेटेड बहुत सारे आइटम ये बाहर से मंगाता है। अब भाई स्वाभाविक है, पेट्रोल डीजल तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? किसी भी देश को, इकोनॉमी को चलाने। पेट्रोल अगर आप यूएसए से मंगाते हैं तो डॉलर में पे करना पड़ेगा भाई, श्रीलंका रुपये तो चलेगा नहीं। डीजल अगर आप मान लें यूएई से मंगाते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से मंगाते हैं, तो उन्हें दिनार में पे करना पड़ेगा। चावल या गेहूं वो हमारे से लेते हैं तो हमें रुपीस में पे करना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा फॉरेन रिजर्व से जाएगा। आज की डेट में इनका जो फॉरेन रिजर्व की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट नील है, खत्म एकदम। तो बाहर से तो ये कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है? पहले थोड़ा सा मैं डाटा बता देता हूँ। इनकी फॉरेन रिजर्व की वैल्यू 3.8 बिलियन डॉलर थी कब? 2019 में, जो आज खत्म होके 50 मिलियन हो चुकी है। 50 मिलियन, अब सब सोचिए कहाँ से कहाँ। क्लियर है? 50 मिलियन यहाँ पे, ये अब कहाँ तो बिलियन और कहाँ 50 मिलियन। 50 मिलियन तो इनका एक दिन का खर्चा भी नहीं चलेगा। तो अब दिक्कत कहाँ आई? अब राजपक्षे को पेट्रोल, पूरी जनता को पेट्रोल चाहिए, घूमना है, जाना है, जरूरी काम से जाना है, डीजल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना है, सब चीज़ काम के लिए ये तो चाहिए ना। ये कहाँ से मंगवाएंगे? यूएई से, अरब से पैसे दे के ही तो मंगवाएंगे डॉलर। जब इनके पास कुछ है नहीं, कहाँ से मंगा लेंगे? अब श्रीलंका के पास जब तेल भी खत्म हो गया, जो चीज़ खत्म हो गई उसकी डिमांड बढ़नी है। अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, डीजल के प्राइस बढ़ गए। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जब डीजल के ही प्राइस बढ़ गए, क्लियर है, तो सारी चीज़ें महंगी होनी है फिर। क्लियर है? मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ एक सामान लेके, क्लियर है, पहले मैं 500 में जाता था, अब मैं 5000 रुपये में जा रहा हूँ, तो वो कॉस्ट तो उस अनाज पर ऐड ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो डीजल और पेट्रोल महंगा होने से वहाँ पर वीट, टमाटो, जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी सारी आसमान को छू रही हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। मैंने बताया ना 54% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई, जो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता, ये ही तो ये लोग हैं। ये कहाँ से 300 रुपये के टमाटर खरीदेंगे? क्लियर है? अब इनकी जॉब चली गई है। क्लियर है? जब जॉब, देखो आदमी दो चीज़ों के लिए लड़ता है, सबसे पहले काम के लिए, और जब काम ना हो तो पेट के लिए, यही तो लड़ेगा ना। अब इनके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है, जॉब तो है ही नहीं और खाने के लिए सामान भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसी नौबत आई क्यों? ऐसी नौबत आई
इस रिजर्व में पैसा आया क्यों नहीं है? ठीक, देखिए सबसे पहले जो श्रीलंका की कमाई जो थी, पैसा जहां से श्रीलंका कमाता था, वो वर्कर रेमिटेंस था। वर्कर रेमिटेंस समझ गए ना? वर्कर रेमिटेंस का मतलब हो गया कि आप पढ़ाई लिखाई करके श्रीलंका में आपने 12th की, ग्रेजुएशन की, है ना, पढ़ाई करने के बाद आप यूएस चले गए और वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के लगे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको $1000 मिलने लगे। आपने टोटल $300 तो अपने पास रख लिए और $700 कहाँ भेजे? श्रीलंका। कहाँ भेजे? श्रीलंका। और ये डॉलर एंट्री कर गया। $700 कहाँ एंट्री कर गए? फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स इस पैसे को लेने आएंगे वो तो डॉलर का उनका कोई यूज नहीं है। सरकार क्या करेगी? लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आसान भाषा में, $700 तो अपने पास रखेगी, लेकिन इन्हें बदल के तुम्हारे पेरेंट्स को, ठीक है ना, वही श्रीलंका रुपीस में पैसा दे देगी। तो यहाँ एंट्री होगी। प्राइवेट रेमिटेंस जो था, यूएस में लोग हैं, श्रीलंका के लोग वर्ल्ड में सभी जगह काम कर रहे हैं, जर्मनी में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं, यूएई, अरब, कतर, सब जगह काम कर रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्म की करेंसी यहाँ पे आके ऐड हो जाती थी। लेकिन जब से कोविड हुआ, कोविड के जो 2 ईयर था उसमें अमेरिका में रहने वाला, जर्मनी, फ्रांस और यूएई में रहने वाला श्रीलंका का जो नागरिक था, उसकी कमाई पे फर्क पड़ा, तो वो प्रॉपर भेज नहीं पाया। तो यहाँ से पहला स्टेप हुआ प्राइवेट रेमिटेंस। जो नागरिक श्रीलंका के बाहर रह रहे थे, जो पैसा भेजते थे, वो फॉरेक्स रिजर्व में आता था। इसी पैसे से ये राजपक्षे जो हैं क्या मंगाते थे? कभी तेल मंगा लिया या जो भी इंपोर्ट करना है वो मंगा लिया। क्लियर? अब यहाँ पे पहला स्टेप ये खत्म हो गया, हमारी कमाई खत्म। जो आप लोग बाहर जाके भेजते थे उसको बोलते थे प्राइवेट रेमिटेंस। एक अच्छी बात ये बता देता हूँ, इस रेमिटेंस के मामले में हमारा जो भारत है वो नंबर 1 है। नंबर 1, ये क्वेश्चन भी है। प्राइवेट रेमिटेंस के केस में भारत सबसे बड़ा रिसीवर है। इंडिया और चाइना में दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, कभी हम आगे चले जाते हैं, कभी चाइना आगे चला जाता है। तो हमारे देश के लोग, भारत के लोग सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं। क्लियर है? जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व ठीक ठाक मेंटेन है। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व आज की डेट में मैं मानूं तो इंडिया आज 5th पोजीशन में है वर्ल्ड में, और हमारे जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आप $600 बिलियन मान लीजिए। अरे $600 बिलियन, हाँ जी, अप्रोक्स इतना ही है, थोड़ा सा कम है इससे। 5th पोजीशन पे बैठे हम। तो हमें नॉर्मली कुछ चीज़ें बाहर से मंगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम थोड़ा स्टेबल फॉर्म में हैं। और श्रीलंका का तो मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, लगभग $7.8 बिलियन। अब देखिए कहाँ से कहाँ, ठीक है? तो हमारा, लेकिन इकोनॉमी भी हमारी बहुत बड़ी है, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम कौन सी पोजीशन पे? 5th। अब क्वेश्चन आएगा सर, पहले पोजीशन पे सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? वो फॉरेक्स रिजर्व है 1st पोजीशन पे चाइना। चाइना ये हमारा 1st पोजीशन पे है, जिसके पास $3000 बिलियन के आसपास है। बात समझ में आई? जापान जो है वो 3rd पोजीशन पे है। 3rd, ये याद रखना, बाद में यूज होगा। 3rd में, और इसके पास लगभग $1300 बिलियन के आसपास है। क्लियर है? तो फॉरेक्स रिजर्व में सबसे नंबर कौन? चाइना। दूसरे पे कौन? स्विट्जरलैंड मान लेते हैं, है ना, वही रहता है मेनली। 3rd जापान, 5th पे हम है। ठीक है, ऐसे चलता रहे। 4th पे रशिया है। अब ये जो फॉरेक्स रिजर्व है इसका यूज तो मैंने बता दिया, बाहर से सामान मंगाने के लिए होता है। अब चलो देखिए, तो प्राइवेट रेमिटेंस के मामले में कोविड की वजह से पैसा थोड़ा आना कम हो गया, तो पहला केस हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा जो रेमिटेंस है वो पहले $7 बिलियन तक था, अब लगभग 1 आ गया। क्लियर है? मतलब यहाँ से पैसे की कमाई बहुत कम हो गई। दूसरा था है अपैरल इंडस्ट्री। वहाँ का जो अपैरल है, जो वहाँ की अपैरल इंडस्ट्री है, कपड़े वपड़े ये बेच के ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, इस पर भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है, थोड़ा पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। एग्रीकल्चर जो है उस पर ब्लंडर हुआ, टूरिज्म में भी ब्लंडर हुआ। ठीक है ना? ये दोनों सेक्टर तो ये राजपक्षे ब्रदर, ठीक है ना, इन्होंने सब कुछ खत्म ही कर दिया। तीसरी कमाई देखो, वर्कर रेमिटेंस से कमाते थे, अपैरल इंडस्ट्री को सामान बेच के बाहर पैसा कमा लेते थे। एग्रीकल्चर में इनका जो मेन था राइस था, राइस को बेच देते थे और टी को बेच देते थे। क्लियर है? कभी हमें बेचते थे, कभी यूएसए को बेचते थे, कभी रशिया को बेचते थे, तो टी सेल करके वहाँ से पैसा कमा लेते थे, तो फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रहता था। ये भी अफेक्ट हुआ।
ये कैसे इफेक्ट हुआ ये हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं ये केस, टूरिज्म कैसे बर्बाद हुआ। टूरिज्म में 2019 में ये वाला, यहाँ पे ईस्टर्न संडे बॉम्बिंग, चर्च 4 से 5 चर्च पे कॉन्जिक्यूटिव बॉम्बिंग हुई लगातार। तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग थे, कौन आएगा चर्च में? मेनली क्रिश्चियन आएंगे। अब क्रिश्चियन जो थे, ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, ये चर्च है, किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। और यहाँ से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक खौफ बैठ गया कि श्रीलंका सेफ प्लेस नहीं है। घूमने मेनली कौन आता है? यूरोपियन कंट्रीज के लोग आते हैं, डॉलर में पैसा देते हैं या नहीं? अब वही डर गए जब उनके चर्च, कोई भी आदमी घूमने हमेशा ऐसी जगह पसंद करता है जहां पे वो सबसे पहले सेफ रहे। देखने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन सेफ जरूर रहना। मानते हो या नहीं? तुम भी जाते हो, ऐसे सीजन में तो जाओगे मनाली या मनाली जहां पे पहाड़ पत्थर ना गिरे। क्लियर? तो सेम केस ऐसा है, बॉम्बिंग केस में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। सबसे पहले ये कारण बना। नेक्स्ट देखिए, अब टूरिज्म सेक्टर के, एक तो बॉम्बिंग केस मैंने बता दिया, टूरिस्ट डर गए थे। यूरोप के जो लोग आने थे, कोई यूके से आता था, ठीक है ना, कोई फ्रांस से, कोई जर्मनी से, अलग अलग जगह से आने थे, सब ने आना बंद कर दिया कि भाई कहीं बम ना फट जाए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वैसे भी राजपक्षे जो है वो चाइना का सपोर्टर ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो जी, टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट हुई। कोविड पेंडेमिक 2021, ठीक है ना, 2000 समझ गए ना, 21, ये सारे जो साल थे वो पेंडेमिक में पूरी दुनिया रुक गई थी। और यहाँ की जो अच्छी कमाई है वो टूरिज्म से होती है। देखो कंट्री क्या है, आइसलैंड है, क्या है, सराउंडेड बाय वाटर, चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। क्लियर है? टूरिस्ट कहाँ से आता है सर? चाइना से भी आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे बुद्धिज्म है, तिब्बत से भी आएगा, और बहुत सारे साउथ ईस्ट के कंट्रीज हैं जहाँ पे बुद्धिज्म पॉपुलर है। तो ये बुद्धिज्म ही प्लेस है, यहाँ का रिलीजन। यहाँ पे बहुत सारे आपके मोनेस्ट्रीज हैं जो देखने लायक हैं, बीच एरिया बहुत सारे हैं, तो घूमने लोग बहुत आते थे। तो टूरिज्म से जो लोग कनेक्ट थे वे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफ़ी कनेक्ट थे। टूरिज्म से कनेक्ट, गाइड है, खाली बैठ गया वो बेचारा, जब कोई घूमने ही नहीं आया, गाइड भी बैठा है समुद्र किनारे, ठीक है ना, देख रहा है समुद्र को। अब होटल बेचारा, होटल के अंदर, होटल मालिक को छोड़ो, होटल का स्टाफ पूरा, ठीक है, होटल में जितने भी लोग काम करने वाले थे, चाहे वो खाना बनाने वाला हो होटल में, चाहे साफ सफाई वाला हो, चाहे कोई भी फॉर्म में हो, सारे के सारे बेरोजगारी तो हुए। अब यही जो बेरोजगार हैं, ये सारे के सारे तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वो जो टूरिज्म से बेचारे, कोई होटल में काम कर रहा था, कोई गाइड था, है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। चलो ये मान लेते हैं इसमें राजपक्षे का हाथ नहीं है, इतना तो मान लेते, चलो ठीक है, नहीं गड़बड़ तो इन्होंने यहाँ भी की थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बेकार हो गई। डेडली बॉम्ब अटैक जो मैंने बताया 2019 में, चर्च पे बॉम्ब गिरे थे, 4-4, 5-5 चर्च में सारे जो क्रिश्चियन थे वो लोग मारे गए थे, विदेशी लोग बहुत मारे गए थे जो उस टाइम चर्च में थे। तो एक पूरा डर बैठ गया पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है, पूरी दुनिया में मीडिया ने ये बता दिया था कि आज वर्ल्ड वॉर होगी, कल होगी, परसों होगी, नेक्स्ट डे होगी। हम भी सोच के बैठे थे वर्ल्ड वॉर होगी ना, लेकिन बाई चांस या भगवान की दुआ से ये नहीं हुई, ये भी शुक्र ही है। लेकिन जब हमने मान लिया वर्ल्ड वॉर होनी है, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने फैला दिया कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है, अब क्या करेगा आदमी? भाई घूमने जाएगा, अपने घर बैठेगा, ठीक है, कम से कम जब जाना ही है तो अपने घर से ही जाएं। तो ये आपके फैक्टर थे जिसने टूरिज्म इंडस्ट्री को ख़त्म करा। अब इनकम इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो खैर आप छोड़ ही दो, ये तो जहाँ बैठ गई वहीं इन्होंने गलत कम चला दी, ये मैंने कहा था। अब 2009 में इस राजपक्षे ने, जो महिंदा राजपक्षे उस टाइम प्रेसिडेंट था, ठीक है, जिस फोटो में जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, महिंदा राजपक्षे जो प्राइम मिनिस्टर था अभी, उसने 2009 में एलटीटी का खात्मा कर दिया था। एलटीटी जो वहाँ का एक टेररिज्म ग्रुप माना जाता था, क्लियर है। अब वहाँ पर सब चीज़ें शांति से चलने लगी। जब शांति से चलने लगी तो श्रीलंका ने ये चूज़ किया कि हम अपने देश के लोगों पर ध्यान दें बजाय एक्सपोर्ट के। बात समझ में आई?
जैसे कि कल मोदी जी ये कहने लगे हम अपने देश के लोगों पे ध्यान देंगे, हम एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देंगे। दाल मिर्ची चीज़ें सब अपने घर में रखो, बाहर कुछ मत भेजो, घर के लोग खुश रहने चाहिए, बाहर बेच के डॉलर का हम कुछ नहीं करेंगे। ये उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत गड़बड़ हो गई थी। बाकी ये लिखा हुआ है कि श्रीलंका जो था एलटीटी से मुक्त हो गया था 2009 में। इसने बस एक ही काम ठीक किया था कि जो एलटीटी थी जिससे वो लगभग 20 साल से ज़्यादा से जूझ रहे थे, कौन, श्रीलंकन, उनको ख़त्म कर दिया था सही तरीके से। अब चलो जी, टूरिज्म ख़त्म हो गया। ये रहा टूरिज्म से पैसा आना था हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। फॉरेक्स रिजर्व में अब जो टूरिज्म से था वो भी पैसा आना एकदम बंद हो गया। पहले जो विदेशी लोग थे श्रीलंका के जान वहाँ से आना बंद हो गया था, यहाँ से आना बंद हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर देखते हैं। उससे पहले देखिए एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, मैंने बताया ना सबसे पहले क्या था, हमारा पैसा प्राइवेट रेमिटेंस से आना था, वो आना बंद हो गया, विदेशों से कोविड फैल गया। टूरिज्म सेक्टर क्यों बर्बाद हुआ, पेंडेमिक की वजह से पैसा आना बंद हो गया। फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। अब आती है एग्रीकल्चर की बारी, यहाँ इन्होंने नहीं छोड़ा। अब देखिए इनकी एक पॉलिसी बनाई इन्होंने, जैसे ही ये 2019 में पावर में आए, ये महाराज जब 19 में पावर में आए, ये 2019 में पावर में आ गए थे, 2019 से 22 में ये रहे। इन्होंने पेपर पे ये कहा कि जिस दिन मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो मैं टैक्स को रिलीव करा दूंगा, ठीक है। अरे मैं नागरिक हूँ, मैं अर्न करता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ, और उस टैक्स से ही तो आप रोड बनाते हो, उस टैक्स का ही सब इस्तेमाल करते हैं नहीं। अब सोच के देखिए, अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो गडकरी जी रोड कहाँ बनाएंगे, क्लियर है। और जब रोड नहीं बनेगी, इंफ्रा डेवलप नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप होंगी। तो सब कुछ कनेक्टिविटी है इंफ्रा से। अब इन्होंने कहा कि टैक्स का जो बेस है टैक्स कट कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि टैक्स की लिमिट बढ़ा दी। मैंने कहा था अभी जैसे शुरू भी हुई थी, मैं 5 लाख 6 लाख कमाता तो मैं 1 लाख पे टैक्स देता हूँ, एक 7 लाख कमाता है वो 2 लाख पे टैक्स देता है, एक 8 लाख कमाता है वो 3 लाख पे टैक्स देता है, मान लिया। तो हमने टोटल मिला के 6 लाख पे टैक्स दे दिया। कितने दिया, 6 लाख पे। अब इन्होंने कहा जो 8 लाख रुपए कमाएगा वहाँ तक तो किसी को टैक्स देना ही नहीं है। तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ 10 लाख लोग उस टैक्स बेस से आउट हो गए, मतलब 10 लाख लोग टैक्स ही पे नहीं करेंगे, क्लियर है। और जब 10 लाख लोग टैक्स ही पे नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। तो इनकी जो पॉलिसी थी, जो टैक्स कट पॉलिसी थी, टैक्स कट पॉलिसी, उसने जो इनका श्रीलंका का अकाउंट था, श्रीलंका का अकाउंट जैसे भारत का अकाउंट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, ऐसे ही श्रीलंका का अकाउंट है, देश का अकाउंट, उसमें पैसा आना बंद हो गया, पैसा आना बंद। और इसी की वजह से लगभग $1.5-2 बिलियन का नुकसान हुआ तभी, और 10 लाख लोग टैक्स बेस से बाहर ही निकल गए, तो पैसा आना बंद हो गया। पहले ही 4 चांद लगे हुए थे। अब तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, सबसे पहले ये लाइन ही पढ़ लीजिए, ये जो आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल था, चलो ये बाद में ये समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है, वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो श्रीलंका, मैंने बताया ना श्रीलंका छोटे छोटे सामान के लिए भी इंपोर्ट करता है। गेहूं चाहिए तो इंपोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा एरिया नहीं है कि सब जनता को खिलाया जा सके, तो छोटे छोटे सामानों से बाहर से मंगाने पड़ते हैं और उसे फॉरेन करेंसी में उन्हें पे करना पड़ता है। फॉरेन करेंसी जब है ही नहीं, कहाँ से पे करेगा, क्लियर है। अब सुनो, अब यहाँ पर सबसे पहले ये दिखाई दिया कि ये इतने का तो सामान मंगाते हैं और इतने का सामान भेजते हैं, ये एक्सपोर्ट का अमाउंट है। 10 रुपये क्या करते हैं, 10 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, 10 रुपये कमाते हैं, और 17 रुपये खर्च करते हैं। तो कितने का डिफरेंस आ गया, $7 बिलियन का एक साल में। कहाँ से पूरा करेंगे, कहीं से भी नहीं। बात समझ में आई। तो ये है डिफरेंस। जिस कंट्री के अंदर ऐसी सिचुएशन चल रही हो उसका बैंकरप्ट होना तय है। कहाँ से पूरा करेंगे, $7 बिलियन हर साल नुकसान, क्लियर है। अब सुनो जी, अब ये है इनका जितना इन्होंने डेप्ट लिया हुआ है, इन्होंने डेप्ट लिया है $51 बिलियन का। ये उधार है इन पे,
मतलब इन्होंने उधार कहाँ कहाँ से लिखा हुआ है? श्रीलंका का जो उधार है, देखो जी, श्रीलंका ने जो उधार लिया हुआ है वो लिया हुआ है जापान से, खूब सारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, एशिया का बैंक है अलग से, जापान से, चाइना से। टोटल इन पर उधार है $51 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है उनके लिए, ठीक है। अब इस अमाउंट पे टैक्स भी तो जाना, इंटरेस्ट भी तो जाना है, ब्याज भी तो देना है। मैंने 50 रुपये किसी से लिए हैं, मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। ये इनका इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये वाला कहाँ गया, ये इतना इन्हें पे करना होता है, ये पे नहीं कर पा रहे हैं। अब सोच के देखिए, मैंने इससे पैसे ले लिए, जापान बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना, मैं इनको वो पैसा तो दे ही नहीं रहा हूँ जो इनसे लिया है, मैं इन्हें इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहा हूँ, ब्याज भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लिया हुआ है, IMF, 190 लोग इसके क्या हैं, मेंबर हैं, इससे पैसा लिया हुआ है, इसका भी विश्वास डगमगा गया कि पता नहीं देगा नहीं देगा, क्या होगा हमारा, ठीक है ना। तो सब लोग पैसा देने से डर रहे हैं, और ये $51 बिलियन इसको पे करना है, ये इस पे उधार है। फॉरेन करेंसी पैसा इसके पास 50 मिलियन बचा हुआ है, ये जीरो है लगभग, कितना है, जीरो, देने के लिए किसी को कुछ पैसा नहीं है, ठीक, ये करंट सिचुएशन है। अब देखिए, ये जो आपका, मैंने बता भी चुका हूँ, ये तो लाइन में पढ़ा भी चुका हूँ तुम्हें, कि कोविड था तो उसने जो एक साल में लोग बाहर से पैसा भेजते थे वो ख़त्म हो गया। श्रीलंका जो रिजर्व है ये मैंने बता दिया था, आज के टाइम में 2019 में ये 7.6 बिलियन था, आज के टाइम में ये है, और ये मतलब जीरो है। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी बता दिया, 7 रुपये 17 रुपये तो खर्च करते हैं, 10 रुपये कमाते हैं, हर साल $7 बिलियन का इन्हें नॉर्मली नुकसान होता है। इसके बारे में इन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि हमारे साथ ऐसा भी हो जाएगा। टैक्स कट मैंने समझा दिया, टैक्स कट कर दिया था, कमाई जीरो। अब आती है फार्मिंग। ये जो फार्मिंग वाला चक्कर है, इसमें देखो क्या हुआ, ये इनका थोड़ा सा देख लीजिए, प्राइस है ये 2021 में 120 रुपये टमाटर था, 2022 में 320 हो गया, 3 टाइम्स, 3 गुना चीज़ें बढ़ गई। क्यों बढ़ी? इस वजह से बढ़ी, बच्चों कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी रखी हुई है इस डब्बे में। डब्बे में कितनी फॉरेन रिजर्व है? जीरो, ठीक है। मुझे बाहर से मंगाना था पेट्रोल, कैसे मंगाऊंगा? नहीं मंगाऊंगा, तो पेट्रोल कितना हो गया? जीरो। सबको पेट्रोल चाहिए, सब्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, पेट्रोल से तो गाड़ी जाएगी, डीजल से जाएगी? जब वहाँ पे होगा ही नहीं तो जाएगी कैसे? और जाएगी कि तो बहुत महंगी जाएगी, ठीक है। मैंने अभी बताया, मैं यहाँ से लेके दिल्ली लेके टमाटर निकला। अब टमाटर लेके निकला भाई, पहले मुझे जाने में 1000 रुपये लगते थे, हाँ 3000 रुपये जाने में लग रहे हैं, तो मैं तो 3 गुना रेट टमाटर के वैसे ही कर दूंगा ना, आ ही नहीं रहा बाहर से। क्लियर है? ये इनका डाटा है, टमाटर इतना, ये हो गया। अब सोच के देखो, यहाँ देखो, दाल कौन खाएगा भाई 420 रुपये किलो दाल, और कैसे वो अफोर्ड कर लेगा? पहली जो स्लाइड थी उस पर स्क्रीन देखी नहीं ना, जो सारे प्राइम मिनिस्टर को मारने चढ़े हुए हैं, उन्हें पता है जॉब उनके पास नहीं है, 420 रुपये किलो की दाल खरीदने के पैसे उनके पास नहीं है, उनके लिए क्या है? मर लो या मार लो, यही तो सिचुएशन है। अब यहाँ देखना, एग देखो, ये रहा एग 15 से 30, ऐसे ही शुगर है, राइस, ये देखो राइस का तो खेल तुम्हें बहुत बढ़िया समझाऊंगा मैं अभी, क्या क्या किया इन्होंने गड़बड़ी, ठीक है। ये इनके प्राइस राइज हैं और 200% से भी ज़्यादा ये जा रहे हैं प्राइस, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो पैसा लिया हुआ है, जो मैंने अभी बताया था, इन पे टोटल जो उधार है वो $51 बिलियन का उधार है। ये स्लाइड में दिखाया कहाँ कहाँ से कितना लिया हुआ है। ये देखो जी, चाइना से लिया हुआ है इन्होंने लगभग 10%, लगभग मान लो $5.5 बिलियन मान लो, या $6 बिलियन मान लो। चाइना से 10% लिया हुआ है, जापान से भी इतना ही लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से 9% लिया हुआ है, ठीक है। इंडिया का भी हाथ है, 2% इंडिया ने भी दिया हुआ है, ठीक है। अब
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रेस में कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। देन जापान और चाइना एक साथ। क्लियर है? तो ये बेचारे भी थक चुके हैं इन्हें पैसा दे दे के। क्लियर है कि हम कहाँ से दें, तुम खर्च कहाँ कर रहे हो उसे, पॉलिसी ऐसी बना देते हो। पॉलिसी में देखो, अब इन्होंने थोड़ा सा विश्वास दिलाया भाई। क्या विश्वास दिलाया? ये लिखा हुआ है $51 बिलियन का इन पे देनदारी है, इन्हें देना है, देने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। G7 कंट्री हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ये क्वेश्चन भी आता है भाई G7 में कौन कौन सी कंट्री नहीं है? इंडिया नहीं है बेचारा। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम थोड़ी मदद करेंगे, 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर भी दे देंगे, फिलहाल काम चल जाएगा। यहाँ पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके 190 कंट्री मेंबर हैं। सोच के देखिए, IMF एक ऐसा मॉनेटरी फंड है जिसमें 190 लोग कुछ ना कुछ अमाउंट देते थे। किसी ने ₹1 दिया, किसी ने ₹3 दिया, किसी ने ₹5 दिया, किसी ने ₹10। सबने अपना अपना पैसा दिया हुआ है, एक जगह रखा हुआ है। इसमें कहा गया है किसी को किसी दिन जरूरत पड़ी, जैसे आज श्रीलंका को जरूरत पड़ी, तो आप थोड़ी हेल्प कर देना। अब ये तो कहता है कि भाई चलो मेरे पास पैसा है। कौन कह रहा है? IMF कह रहा है मेरे पास पैसा है, मैं दिक्कत नहीं है, मैं श्रीलंका को दे दूंगा, मुझे कुछ दिखे तो ये देगा या नहीं वापस। तो IMF की पॉलिसी होती है, अगर IMF श्रीलंका को ₹5 देगा हेल्प के लिए इंटरेस्ट पे, तो ये कहेगा पहले जो तुमने टैक्स कट किए थे ना, वो टैक्स कट बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, जनता से पैसा लो, अपने अकाउंट में पैसा लाओ, ताकि कल को तुम मुझे भी दे सको। क्लियर है? तो IMF की कंडीशंस होती हैं कि मैं तुम्हें पैसा तो दूंगा, लेकिन अपनी जनता से पैसा लो और वो हमें दो। चलो जी, ये हो गया। ये तो हेल्प वाली बातें हैं, थोड़ा बहुत उनको दिलासा हो जाएगा। किसको? विक्रमासिंघे को, कि हाँ कुछ है। देखो, इंपोर्ट 3 बिलियन मोर देन इट्स एक्सपोर्ट एवरी ईयर। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस बताया था। इंपोर्ट कितने का? ₹10 का करते हैं। एक्सपोर्ट कितने का करते हैं? 17। ये किसी और न्यूज़पेपर से है, लेकिन $3 बिलियन से तो ज़्यादा का ही है डिफरेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। कहाँ से लाएंगे पैसा? कहीं से नहीं लाएंगे। ठीक है, नहीं सबको उड़ा देंगे। ठीक, आप चलो। वैसे भी ये जो राजपक्षे हैं, ये इन्होंने तमिल को, जो हमारे लोग थे, इन्हें बहुत परेशान भी किया, और जो इनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ठीक है, चलो जी, ये हमारा ग्राउंड है जहाँ से, ये मैंने ऊपर देखो लाइन लिखी हुई है, सिंह का लॉस अराउंड 10 लाख टैक्स पेयर एक ही दिन में भाग गए थे। जो मैंने समझाया नहीं था, 5 लाख से 8 लाख, तो 6 लाख पे तो छोड़ ही दिया टैक्स। 10 लाख टैक्स पेयर खत्म उसी दिन, और ये 10 के 10 लाख टैक्स पे करने वाले लोग थे। इनको खुश करने के चक्कर में श्रीलंका डुबो दिया। ठीक है, चलो जी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। श्रीलंका जो एक्सपोर्ट करता है, मैंने बताया ना अपैरल इंडस्ट्री है, तो 52% अपने गारमेंट्स वारमेंट्स बेच के अच्छा कमा लेता है। टी से कमाता था, अच्छा कमाता था टी से। क्लियर है? और राइस से। चलो जी, ये जो आइटम है इन्हें भी बेच देता है और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। कितना कमा लेता है? जो $10 बिलियन बोला था मैंने, वो। ये इंपोर्ट करता है, वो है जो $17 बिलियन। ठीक है ना, ये इंपोर्ट करता है। इसमें से ये रहा फ्यूल, सबके लिए पैसा देना पड़ेगा। फ्यूल कहाँ से मंगाएगा? UAE से मंगाएगा। ठीक है, नहीं अमेरिका से मंगाएगा, रशिया से मंगाएगा, हमारे पास से भी मंगाता है। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए पैसा तो चाहिए, डॉलर में चाहिए। कहाँ से देगा? नहीं दे सकता, सब खत्म कर रखा है। चलो जी, अब आता है ये चाइना की लाइन लिखी हुआ है कि चाइना ने कितना परसेंट दिया है। हाँ, 10% दिया हुआ है। टोटल उधार $51 बिलियन था, अब टोटल $6 बिलियन है। क्लियर है? अब जो प्रेसिडेंट राजपक्षे है, उन्होंने जो पॉलिसी थी टैक्स कट, जो मैंने अभी बताया ना, 10 लाख लोग एक ही दिन में गायब हो गए थे। ये 10 के 10 लाख पैसा देते, कैसा? श्रीलंकन रुपीज़। ठीक है, नहीं ये श्रीलंका रुपीज़ कहाँ आता? श्रीलंका के अकाउंट में, और ठीक ठाक काम चल रहा होता। लोगों को खुश करने के चक्कर में उनके टैक्स कट कर दिए, अपनी कमाई जीरो कर दी। ठीक, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई। एग्रीकल्चर पॉलिसी में सुनो जी क्या हुआ, टैक्स कट कर दिया, श्रीलंका का अकाउंट, श्रीलंका अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट है उसमें कुछ पैसे हैं, श्रीलंका का अकाउंट है, यहाँ से पैसे कम हो गए। अब इस पैसे को बचाने के लिए कि अब क्या करो, इनके दिमाग में एक और आइडिया आया, ब्लंडर आइडिया।
क्या आया कि हम अपने स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट बनाते हैं। अपने स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बना लेंगे? इन्होंने कहा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर हम बाहर से खरीदते थे अदर कंट्रीज से, क्लियर है, उसमें क्या करेंगे हम, उसे हम नहीं मंगाते तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। फर्टिलाइजर मान लो किसी दूसरे कंट्री फ्रांस से मंगाते हैं, मान लिया मैंने, अब फ्रांस तो इनसे पैसे लेगा ना, अब फ्रांस इनसे पैसे लेगा, क्या देगा इनको? केमिकल फर्टिलाइजर। इन्होंने कहा हम केमिकल फर्टिलाइजर खरीदते ही नहीं। क्यों नहीं खरीदते? कि फर्टिलाइजर से ज़मीन खराब हो जाती है। चलो ये भी बात ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर जब डलता है तो खेती जल्दी उगती है और खेती से लोग जुड़े हैं। तुम्हारे कितने, कम से कम 20 लाख किसान डायरेक्ट जुड़े थे, ठीक है, जिनके दिमाग में केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा कुछ नहीं था, अपना खेती करते थे। क्या क्या उगाते थे? क्या क्या उगाया? सबसे अच्छा काम करते थे राइस, सरप्लस राइस होता था, उसको एक्सपोर्ट करते थे। क्या करते थे? एक्सपोर्ट। और जब उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा? फॉरेन रिजर्व आएगा, विदेशी पैसा आएगा, ठीक है ना। और इसी से तो काम चलता था। टी को एक्सपोर्ट कर देंगे, उससे भी काम चलता था। और टी और राइस यहाँ बेस्ट क्वालिटी के हैं, हर जगह दुनिया में पसंद किए जाते थे। इन दोनों की मार्केट डाउन हो गई और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाए, जिनसे इनका प्रोडक्शन डाउन हो गया। राइस का प्रोडक्शन डाउन 20% हो गया एकदम से। कहाँ? तो एक्सपोर्ट करते थे राइस। आज के टाइम में क्या हुआ? राइस को इन्हें इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि राइस की खेती अकेली 20% डाउन हो गई थी, ठीक है, राइस को इंपोर्ट करना पड़ा। और जब इंपोर्ट किया, मेरे पास तो है नहीं, कहीं से मैं बाहर से सामान लाऊंगा तो देश में तो महंगा हो ही जाना है। राइस पहले 10 रुपये किलो मिल जाता था, अब वही राइस इन्हें 50 रुपये किलो मिल रहा है। क्लियर? कैसी पॉलिसी? ये जो ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की पॉलिसी। हमारे कुछ देश है, ये केरला है, इन्होंने भी यही सोचा कि मैं भी ऑर्गेनिक बनाऊंगा, है ना, मैं भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करूंगा। लेकिन जब इनके हालात देखे तो एकदम से अपनी पॉलिसी को केरला ने बदल दिया। बात समझ में आई? चलो जी, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? तो गवर्नमेंट में यही लिखा है, केमिकल फर्टिलाइजर बैन कर देंगे और अपने देश को क्या बना देंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में राइस गया, टी गई। अकेली टी से 17% फॉरेन रिजर्व आता था इनका, फॉरेन रिजर्व, जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्लियर? चलो जी देखो नेक्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें देखिए कई जगह ऐसा होता है, विशाल सर ये लास्ट स्लाइड कैसे होगी? चलो ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ इसमें। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो जो मैंने अभी बताया, अकेली टी से इन्होंने, ठीक है ना, काफ़ी नुकसान अपने आप को पहुंचाया था। राइस को मैंने अभी बता दिया था आपको, राइस के केस में भी क्या हुआ था? 20% मार्केट डाउन, बाहर से खरीदा तो राइस भी महंगा मिला। टी के केस में भी इन्होंने 4000 समथिंग मिलियन डॉलर का नुकसान झेला। ये तो हुआ ही, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हुआ, लोग बेरोजगार होना स्टार्ट हो गए और महंगाई बढ़ती चली गई। जब ये अपने ही जो उगा रहे थे उसे ही मेंटेन नहीं कर पाए तो बाकी का तो और क्या होगा। क्लियर? अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें टेक्निकली समझाता हूँ क्या है। ये है श्रीलंका की कहानी पूरी। देखो तो श्रीलंका के केस में हमारा जो सोर्स था, मेन स्टोरी पे आते हैं, 51 बिलियन डॉलर, ठीक है ना, इनके पास उधार है, जिसका इन्हें 4 बिलियन डॉलर एनुअली पे करना था, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। आईएमएफ कैसे विश्वास करें इन पे? वो पैसा देने के लिए थोड़ा सा अभी रुक रहा है। जिस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई भी कंट्री उस पर पैसा नहीं लगा सकता। कोई कब कल क्या हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, खत्म हो जाए सब, कहाँ से पैसा देगा वो? तो आईएमएफ ने भी थोड़ा सोच समझ के काम करने की अब दिखाई है कि हाँ मैं थोड़ा सोच के ही काम करूँगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो हुआ श्रीलंका का उधार, ये और ये पैसा कहाँ से आना था? प्राइवेट रेमिटेंस से आना था, आना बंद हो गया। टूरिज्म से आना था, कोविड लेके डूब गया। ठीक
ठीक है, एग्रीकल्चर से आना था, इनकी जो ऑर्गेनिक स्टेट वाली पॉलिसी थी उसने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टूरिज्म से, टूरिज्म का तो हो गया, प्राइवेट रेमिटेंस भी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और एक और चीज़ थी क्या था, फाइनेंस। हाँ जी, इनका टोटल मिसमैनेजमेंट, हर एक चीज़ को टैक्स कट, जो टैक्स कट किया इन्होंने उससे इन्हें खूब नुकसान हुआ। ये था इनका पैसे आने का सोर्स, सारे के सारे खत्म हो गई। फॉरेक्स रिजर्व हो गया जीरो, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व ये कितना हो गया, जीरो। अब सुनो जी, अब इनके पास सारी चीज़ें महंगी, वहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर भी जो आप समझ लीजिए बिजली बनानी है, बिजली हमें यूज़ करनी है, तो बिजली कहाँ है, थर्मल पावर प्लांट से आती है, डैम से आती है। अब हमारे पास सोलर पावर भी जनरेट हो गई, विंड पावर भी जनरेट हो गई, लेकिन फिर भी हमारी सबसे ज़्यादा बिजली अभी तक भी थर्मल पावर प्लांट से आती है, जिसको कोयले की ज़रूरत होती है। कोयला हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ हमारे पास है, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। क्लियर है? अब श्रीलंका है, श्रीलंका को कोयला मंगाना है, इंपोर्ट करना है, कहाँ से मंगाएगा, पैसे तो है नहीं। तो क्या होगा, जो भी आपका लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, वो रोड पर भी ख़त्म हो गई है। रोड की जो लाइट है वो बंद करनी पड़ रही हैं, कट लग रहे हैं, 10-10 घंटे के कट हैं। ठीक है, अगर वो कट लगेंगे तो जितनी इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है, इंडस्ट्री जो माल बना रही है, जो विदेशी जाना था, इंडस्ट्री जीरो, खत्म। होटल मान लो, होटल में क्या है, या तो लाइट चाहिए जो कोयले से आनी है, कोयला लाने के तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, होटल में अगर लाइट नहीं होगी तो डीजल चाहिए, भाई डीजल भी नहीं है, डीजल के लिए भी पैसा नहीं है। तो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, कहाँ की दुकानों पे, फूड को लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, फ्यूल को लेने के लिए, जो आप देख रहे हो फ्यूल को लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो ये सारी स्थिति है। क्लियर? अब चलो थोड़ा इनकी तारीफ कर देते हैं। श्रीलंका की जो तारीफ है वो ये है, ठीक है ना, उसके बाद बस एक कंसेप्ट बचेगा और उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म। तारीफ में क्या कहें, सबसे पहले बच्चों देखो इनकी लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट इनकी 90% प्लस है, हमारी 70s में है, तो बहुत अच्छी लिटरेसी रेट है और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छे सोशल इंडिकेटर्स पे खड़ा हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे जिनकी 1000 पर 1000 डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इनकी सिर्फ 6 है, हमारी अब भी 30 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI एक इंडेक्स है जो वर्ल्ड में माना जाता है, इसमें ये 70 की लाइन में है, 70s की लाइन में है, हम 130 पर हैं, अप्रोक्स 130। HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें पूरे देश की हेल्थ देखी जाती है, इसमें पूरे देश की एजुकेशन देखी जाती है, इसमें ये कहा जाता है कि कितने लोग कितना लाइफ जीते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये बहुत सारे पैरामीटर हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, इन और कितना कमाते हैं, पर कैपिटा कितना कमाते हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो HDI वो इंडेक्स है जो इन चारों चीज़ों को कैलकुलेट करता है, हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। इन चारों पैरामीटर में भी श्रीलंका हमारे से काफ़ी आगे है HDI में। क्लियर है? एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स देख लेना इन सबको, हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका बहुत आगे है, किससे, इंडिया से। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग सर्वे करके कंपनियां बनाती हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी बनाती है, लिटरेसी रेट हमारे से आई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे जो 1000 में जिनकी डेथ हो जाती है, हमारे यहाँ माना जाता है कि 1000 बच्चे पैदा हुए, लगभग 30 की डेथ हो जाती है 0 से 1 ईयर के एज में, जबकि श्रीलंका में 6। HDI वहाँ की हेल्थ, वहाँ के लोगों की हेल्थ, वहाँ के लोगों की एजुकेशन, वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ के लोगों की कमाई में ये 70s की लाइन में है, हम 130वें नंबर पे हैं। और हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया से आज भी, कोई दिक्कत इसमें। ये इनकी तारीफ थी, ये तो इनके साथ चलो राजपक्षे की देन है, तो बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सुधर जाएं। अब आता है देखिए श्रीलंका का लास्ट में एक ये है, ये लास्ट टॉपिक है जो आपको बहुत जल्दी समझना है, डेब्ट टू GDP रेशो, GDP रेशो। देखो जी,
ये एक रेशो होता है जो हर एक कंट्री का माना जाता है और इसी से पता लगता है कि हाँ चल क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसी को देख के पूरी दुनिया पैसा लगाने आती है, इसी से देश फाइनेंशियल कंडीशन चेक होती है। ये डेब्ट टू जीडीपी रेशो होता है, जीडीपी समझ में तो आ रहा है ना। देखो जी, ये लास्ट टॉपिक है। अब हमने श्रीलंका के बारे में तो बात कर लिया, चलो मैं थोड़े से पर्सनल बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले जो हमारे चैनल है, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। हो सके तो शेयर कर देना अगर बातें समझ में आई तो। राइटिंग में सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आगे थोड़ा सा और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। इसमें जो भी हमारे केस में चलेगा, हमारी जो एड्यूडोस ऐप है इसमें एक तो चलेगा करंट, जैसे करंट का टॉपिक है। एक में मैंने तो आपको पहले भी बताया था, हम 11th और 12th क्लास जो है, ठीक है ना, उसमें हर एक बोर्ड को कवर करेंगे, ठीक है। और उसमें मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी रहेगी, ठीक। तो आप जो भी हमारे चैनल पे अपडेट होती है, हमारा ऐप है एड्यूडोस ऐप, आप वो डाउनलोड कीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए डेब्ट टू जीडीपी रेशो, सबसे पहले तो सर डेब्ट ही समझा दो। हम तो उधार समझते हैं, हाँ जी उधार ही होता है, ये लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है किसी भी देश की। कैसे सर? आपके घर पे पापा हैं, पापा अब बराबर मान लो किसके, कंट्री के, इंडिया के मान लो। पापा की अर्निंग कितनी हुई? 1 लाख पर मंथ, ये एनुअली काउंट होती है। पापा को आपकी फीस भी देनी है, कार का रेंट भी देना है, ठीक है, ईएमआई भी देनी है घर की, बहुत सारे खर्चे हैं। ये है हमारा 80,000 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये है आपकी 80,000 जिम्मेदारी और ये है आपकी जीडीपी 1 लाख, ठीक है। इनका रेशो जो है वो 80/100, ठीक है। 80/100 ये हुआ जीडीपी, डेब्ट टू जीडीपी रेशो। तो हमारे घर का, ये किसी का भी घर मान लीजिए, इस घर का डेब्ट टू जीडीपी रेशो है 80%। डेब्ट टू जीडीपी रेशो कितना हुआ? 80% हुआ। चलो जी ठीक है। अब हम कोई भी कंट्री डेब्ट टू जीडीपी रेशो में 60% को क्रॉस कर जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशो 60 क्रॉस कर जाए तो वो खतरनाक हो सकता है, याद रखना। अब सर सबके बारे में बात कर लेते हैं। डेब्ट टू जीडीपी रेशो समझ में आ गया ना। जीडीपी का अलग से वो बनेगा, ठीक है ना। जीडीपी मैं समझा दूंगा क्या होती है। जीडीपी मतलब टोटल भारत की कमाई एक साल के अंदर, क्लियर है। ये जो हमें देनदारी है हमारी वो 80,000 है। तो हमने कहा हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशो 80 है। कितना नहीं होना चाहिए? 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए, खतरनाक हो जाता है। चलो जी अब आते हैं, सबके बारे में बात कर लेंगे। देखो जी सर, सबसे पहले श्रीलंका का ही बता दो कि क्या हाल है उनका। हाँ जी श्रीलंका का सुनो, ये डेब्ट टू जीडीपी रेशो उनका 115% के आसपास है। सर ये तो बहुत खतरनाक हो गया, आपने तो कहा 60%। हाँ जी 60% ही होना चाहिए था, लेकिन 115 पहुंच गया। मतलब खर्चा 115, आमदनी 98, खर्चा रुपया, यही तो है। चलो जी 115 रुपये, 115% खतरनाक है। हाँ जी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर और बता दो कुछ। हाँ जी सुनो, वेनेजुला एक कंट्री है, सुना होगा नाम, उसका 300 है। मतलब सर कमाई 100 रुपये है ना, और खर्चा 300 रुपये। हाँ जी ऐसा है। तो सर वो तो न्यूज़ में नहीं आ रहा, तो आप देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। सर इनका यही हाल होगा, मगर हाँ जी यही हाल होगा। इंडिया के बारे में, हाँ जी इंडिया का भी देखो, IMF की रिपोर्ट आई है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है तुम्हारा भी भाई साहब 90% है। अरे सर आपने तो कहा था 60, हम भी 90 पे हैं। हाँ जी हम भी 90 पे हैं। ये अच्छे दिन हैं, ठीक है, सीरियस मत लेना, ठीक है। अच्छे दिन आने वाले हैं। जब अच्छे दिन नहीं थे 2014 में, तो ये 64% के आसपास था। अरे मनमोहन सिंह ठीक थे क्या? ये आपके सोचने की बात है। चलो जी श्रीलंका, वेनेजुला, इंडिया। सर और कोई कंट्री? तो डेवलप कंट्री का तो बहुत अच्छा होता होगा।
डेवलप कंट्री यूएसए है सर। हाँ जी, एक बार देख लेते हैं जापान का क्या है। जापान का जो है वो है 264। सर हो क्या रहा है ये 264? ये तो सबसे खतरनाक सिचुएशन में है, और इसका तो हम नाम कभी पेपर में सुनते ही नहीं कि ये बर्बाद होने वाला है। इसका तो आपने कहा 115 पे बर्बाद हो गया, तो ये तो विनाश की स्थिति में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, इनका खर्चा 264 रुपीज़ है, कमाई 100 रुपये है, लेकिन जापान की क्रेडिबिलिटी बहुत है। आपको कहे कि ये जापानी प्रोडक्ट है, आप ले लोगे। आपने कहा कि ये जापान की कंपनी का बना हुआ है, आप ले लोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, इन पे कुछ खरीदने का पैसा है। फॉरेक्स रिजर्व कितना है इनका? 0। कुछ बाहर से सामान नहीं खरीद सकते, क्लियर। इनका खर्चा कितना भी हो ये ओवरकम कर जाएंगे। यही वो कंट्री है जो वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म हो गया था और 30 साल में डेवलप हो गया था, ठीक है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, तो इनकी मतलब क्रेडिबिलिटी बहुत है, विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। सर कैसे है, थोड़ा समझाओ तो। हाँ जी, इनका फॉरेक्स रिजर्व देखा था तुमने कितना था? बाहर से इन्हें कुछ सामान मंगाना हो ना, ये 2 मिनट में मंगाएंगे। कितना था सर? 1300 बिलियन डॉलर। ये हमारे से लगभग 2.5 गुना, इंडिया से 2.5 गुना। छोटा सा कंट्री है, ये जो भी चाहेगा सामान मंगा लेगा, जनता को देगा, जनता काम करेगी और पैसा चुका देगी, ठीक है। ये था पूरा का पूरा सिस्टम। अब डेब्ट टू जीडीपी रेशो नुकसान देता है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व ठीक हो वो उसे मेंटेन कर सकता है। तो ये था हमारा आज का श्रीलंका क्राइसिस। और नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इंग्लैंड के बारे में कल परसों बात करेंगे। बाकी ये सारी डिटेल थी, ईडूडोस ऐप मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। इस पर ये करंट अफेयर सीरीज़ है, और जो आपकी 11th और क्लास 12th चलेगी, है ना, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, इन सब के लेक्चर अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।